अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगस्त कॉम्ट का 3 स्तरीय सिद्धांत, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस थ्योरी। इसमें अगस्त कॉम्ट ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल का मानव, जो आदिम मानव था, उसके सोचने का तरीका कैसा था, उसके चिंतन का दृष्टिकोण कैसा था और वह विशेष प्रकार का चिंतन क्यों करता था, तथा उसके चिंतन में लगातार समयानुसार कुछ परिवर्तन हुए, उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन हुए, उसके सोचने के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए तथा वह विविध नए प्रकार से सोचना प्रारंभ किया तथा आज का वह वैज्ञानिक मानव बन गया। आज व्यक्ति किसी भी चीज को सोचता है तो उसके कार्यकरण संबंध के आधार पर सोचता है, तर्क करता है, रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों हुआ? और यह जो प्राचीन काल का मानव था, इसके जो सोचने का तरीका था, इसके जो चिंतन का तरीका था, इससे भिन्न प्रकार के समाज की भी स्थापना हुई। यहाँ पर भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भी उत्पन्न हुई, यहाँ पर भिन्न प्रकार का सामाजिक संगठन भी स्थापित हुआ। तथा जब आज का मानव है, नए प्रकार से चिंतन करता है, वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति है, तो आज की सामाजिक व्यवस्था भी भिन्न है, आज की राजनीतिक व्यवस्था भी भिन्न है, इत्यादि की व्याख्या हम लोग इस 3 स्तरीय सिद्धांत के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। जो समाज का परिवर्तन होता है उसकी प्रक्रिया कैसी थी तथा समाज की उन्नति किस प्रकार से हुई, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत करता है। इसको समझाने के लिए अगस्त कॉम्ट ने बताया जो ज्ञान का विकास होता है, किसी भी ज्ञान का जो विकास हुआ वो किस प्रकार से मानव मस्तिष्क में होने वाले विकास से संबंधित है। यानी मानव मस्तिष्क आप सभी को पता है पहले सरल सोच का होता है, धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुरूप वह जटिल होता जाता है। जैसे जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे वैसे व्यक्ति ज्यादा चिंतन करता है और उन परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। तथा व्यक्ति एक जिज्ञासु प्राणी भी है और जिज्ञासा के आधार पर वह सत्य को खोजने का प्रयास करता है। वह चाहता है जो समाज में घटित हो रहा, जो उसके चारों ओर चीजें हैं, वह क्यों है, कैसे हैं, उसकी एक जिज्ञासा होती है और उसे शांत करने के लिए भी वह चिंतन करता है। और धीरे धीरे जब उसके पास संसाधनों का विकास होता जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है, वो सत्यता की खोज करता हुआ चला जाता है, तो उसके सोच में, समझने में और चिंतन के तरीके में लगातार परिवर्तन होता है। इसी को कहते हैं ज्ञान का विकास होना। ज्ञान का विकास का तात्पर्य है कि आप सत्य के कितने करीब पहुंच रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क में होने वाला उद्विकास के माध्यम से ज्ञान के विकास को समझाया तथा इसी के साथ समझा दिया अगस्त कॉम्ट ने कि जो मानव मस्तिष्क में जो परिवर्तन होता है, मानव मस्तिष्क में जो उद्विकास होता है, लगातार सोचने के तरीके में परिवर्तन होता है, उससे समाज में लगातार परिवर्तन कैसे होता है, समाज के सोचने के ढंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कोई भी मानव मस्तिष्क 3 अवस्थाओं में होकर के गुजरता है। जब मानव मस्तिष्क 3 अवस्थाओं में होकर के गुजरता है तो समाज भी लगभग 3 अवस्थाओं में होकर गुजरा होगा। इसमें चिंतन की 3 अवस्थाएं अगस्त कॉम्ट ने बताई। पहला कि व्यक्ति धार्मिक अवस्था, जिसे कहते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी अवस्था जो व्यक्ति के चिंतन की होती है उसे बताया तात्विक अवस्था अर्थात मेटाफिजिकल स्टेज। तीसरी अवस्था प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था, जिसमें आज हम लोग हैं। हम लोग कार्यकरण संबंध के आधार पर चीजों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, चीजों की सत्यता को जानने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग इस युग में हैं। धार्मिक अवस्था को भी अगस्त कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। उन्होंने बताया सबसे पहली जो धार्मिक अवस्था थी वह प्रेतवाद थी। धीरे धीरे जब प्रेतवाद से व्यक्ति का विकास हुआ, उसके चिंतन में एक और परिवर्तन आया, तो वह बहुदेववाद पर आधारित होकर के चिंतन करना प्रारंभ किया तथा बहुदेववाद के पश्चात भी व्यक्ति थोड़ा सा और समझदार हुआ, उसका चिंतन थोड़ा सा और विकसित हुआ, तो वह एकेश्वरवाद की तरफ गया। और एकेश्वरवाद के पश्चात तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके पहले यह समझते हैं कि जो मानव है, इसका जिस प्रकार का चिंतन होता है, जिस प्रकार से व्यक्ति सोचता है, उसी प्रकार से समाज का निर्माण होता है और उस प्रकार से वहां पे समाज की व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का चिंतन बदलता जाता है वैसे वैसे समाज, वहां की राजनीतिक व्यवस्था लगातार परिवर्तित होती जाती है। जिस प्रकार से समाज में व्यक्तियों की चिंतन की अवस्था होती है, उसी प्रकार से वहां पर अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का समाज में वर्चस्व होगा। यदि व्यक्ति दैवीय आधार पर ज्यादा सोचता है तो वहां जाहिर सी बात है पुजारियों का अस्तित्व बढ़ जाएगा, तथा उसी प्रकार से वहां पर राजनीतिक संगठन का भी
जन्म होगा। तथा राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी अलग प्रकार से होता है। इसको हम लोग देखते हैं, जब धार्मिक अवस्था थी व्यक्ति की, यानी वह धर्म के आधार पर चिंतन करता था, विश्वास एवं आस्था के आधार पर सत्यता को खोजने का प्रयास करता था, तो वहां पर समाज में वर्चस्व हुआ करता था पुरोहितों का तथा सैनिकों का, क्योंकि आदिम काल में, प्राचीन काल में पुरोहित व्याख्या करने में काम करता था तथा सैनिक रक्षा करता था व्यक्तियों की, तो इसलिए इन दोनों का वर्चस्व होता था। साथ ही यहां पर राजतंत्र की व्यवस्था थी। व्यक्ति यह मानते थे जो हमारे राजा हैं वो देवताओं के द्वारा भेजे गए दूत हैं, इसलिए उनकी राजा पर एक विशेष प्रकार की आस्था और एक श्रद्धा होती थी, और वहां का राजनीतिक संगठन राजतंत्र प्रकार का होता था, यानी राजशाही होती थी। तथा जो सामाजिक संगठन था उसमें केंद्रक इकाई परिवार को माना जाता था, यानी परिवार पर आधारित था। इसी प्रकार से जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया और व्यक्ति ने तात्विक अवस्था की ओर अपना कदम बढ़ाया, और यह संक्रमणकालीन अवस्था थी धार्मिक अवस्था और प्रत्यक्षवादी स्तर के बीच, यानी व्यक्ति धार्मिक और वैज्ञानिक के बीच का जो संक्रमण काल था, इसमें व्यक्ति का थोड़ा सा विकास हुआ था उसके चिंतन में, और इस अवस्था में पादरी तथा वकीलों का वर्चस्व समाज में हुआ, यानी चर्च का महत्व बढ़ा, यानी पुरोहितों का महत्व बढ़ा, तथा वकील यानी नए नए प्रकार के लॉ बन गए थे और उनका विश्लेषण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए था, तो इसलिए वकीलों का वर्चस्व था समाज में। तथा इसके साथ साथ जो राजनीतिक संगठन था, यहाँ पे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, तथा पुरोहितवाद यानी चर्च का प्रमुख को महत्व स्थान मिला। तथा जो सामाजिक संगठन था उसमें प्रांत एवं राज्य का भी स्थान बना, यानी प्रांत एवं राज्य की भी व्याख्या होने लगी थी। तीसरी और अंतिम अवस्था जिसे प्रत्यक्षवादी स्तर या वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में पूंजीपतियों तथा औद्योगिक साहसियों का भी महत्व बढ़ा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साहस के आधार पर अपनी पूंजी या धन का उपयोग करके नए नए कारखाने, नई नई मिलें स्थापित करी, उनका वर्चस्व इस युग में बढ़ा। तथा जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें डेमोक्रेसी है, यानी जनता का शासन स्थापित हो गया है। राजतंत्र से हम लोग जिस प्रकार से चिंतन में परिवर्तन आया है उस प्रकार से राजनीतिक संगठन में परिवर्तन आया है, और राजशाही से हम लोग आज डेमोक्रेसी में आ चुके हैं। तथा आज के समय में संपूर्ण विश्व ग्लोबल विलेज की हम लोग कल्पना करते हैं, संपूर्ण विश्व की कल्पना करते हैं और वैश्वीकरण के युग में जीवन जी रहे हैं। अगस्त्य कॉम्टे ने मानवीय चिंतन की जो पहली अवस्था है, यानी जो आदिम मानव की जो चिंतन की अवस्था थी, वह धार्मिक चिंतन की अवस्था हुआ करती थी, थियोलॉजिकल स्टेज नाम दिया, और इस अवस्था का समय बताया उन्होंने 1300 AD तक यह अवस्था पाई गई। इस काल में मनुष्य की बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। प्रत्येक घटना के पीछे व्यक्ति यह मानता था जो भी समाज में कोई भी घटना घटित हो रही है वह किसी दैवी शक्ति के कारण हो रही है, वह किसी अलौकिक शक्ति के परिणाम स्वरूप हो रही है, तथा जो घटना घट रही है उसके पीछे तत्कालिक कारण होंगे। जैसे यदि बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या सुनामी आ गई इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं, सूखा पड़ गया, तो उसके पीछे वह मानता था कि हमने शायद कोई गलती की होगी, इसी का परिणाम है कि हमारा देवता, हमारा जो अलौकिक शक्ति है वह नाराज हो गई और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घट रही। यानी कोई भी जो घटना घटती थी उसके लिए वह तात्कालिक कारणों को जिम्मेदार मानता था। तथा ज्ञान में आस्था एवं विश्वास के तत्व पाए जाते थे, जो ज्ञान का स्रोत था या ज्ञान के आधार था व्यक्ति का, आदिम मानव का, तथा इस समय उसमें विवेक का अभाव पाया जाता था। धर्मशास्त्री या चिंतन की धार्मिक अवस्था को अगस्त्य कॉम्टे ने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है और बताया कि पहले प्रेतवाद, उसके पश्चात बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद के रूप में धर्मशास्त्रीय अवस्था या धार्मिक चिंतन की अवस्था का विकास हुआ। प्रेतवाद के संदर्भ में बताया कि जैसे नदियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, पहाड़ होते हैं इत्यादि में देवता या जो व्यक्ति रह रहा है उसके साथ जो पूर्वज है उसकी आत्माएं उसमें निवास करती हैं और इस रूप में वह उनकी पूजा और उनका सम्मान करता है। दूसरी अवस्था के अंतर्गत बहुदेववाद में व्यक्ति का यह विचार था कि जो प्रत्येक घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे किसी न किसी एक देवता का हाथ होता है। जैसे वायु के लिए वरुण देवता हो गए, वर्षा के लिए इंद्रदेव हो गए, सूर्य के प्रकाश के लिए सूर्य देवता हो गए। इस प्रकार से प्रत्येक जो घटनाएं घटती हैं उनके पीछे किसी न किसी एक देवता का अस्तित्व होता है। इसको व्यक्ति ने अपने चिंतन में स्वीकारा तथा इसके पश्चात उसने सोचा यदि ये देवता अलग अलग काम करते हैं
तो किसी के निर्देशानुसार करते होंगे। तो वह परिकल्पना लेकर के आया कि इन देवताओं की भी श्रेणी होती है तथा ये किसी एक विशेष देवता, किसी बड़े देवता के अधीन होकर के काम करते हैं, जिसे उन्होंने कहा कि कोई एक शक्ति है, कोई एक देवता है, एक अलौकिक शक्ति है जिसके माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का कार्य हो रहा है। एकेश्वरवाद में एक देवता की मान्यता आती है और यह धार्मिक चिंतन की एक श्रेष्ठ अवस्था थी। इसके पश्चात हम तात्विक अवस्था को देखते हैं। धार्मिक चिंतन तथा वैज्ञानिक चिंतन दोनों की जो बीच की अवस्था थी, यानी जो संक्रमण काल था, उसे तात्विक अवस्था या चिंतन की तात्विक अवस्था का नाम दिया गया। यह चिंतन की अवस्था जो धार्मिक चिंतन था वह पूर्णतः आस्था और विश्वास के आधार पर था, उसमें कोई तर्क नहीं था। लेकिन इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति थोड़ा सा क्या है, क्यों है, कैसे है जैसे प्रश्नों को करने की उसमें शक्ति आई। तथा इसके पूर्व व्यक्ति का चिंतन जो मानता था कि कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे दैवी शक्ति या अलौकिक शक्ति का हाथ होता है, इसमें भी वह ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकारता है। लेकिन धार्मिक अवस्था में जो व्यक्ति ने ईश्वर को ह्यूमनाइड फॉर्म में, यानी मानव जैसा कोई व्यक्ति होगा इत्यादि को बना रखा था, अब इसके स्थान पर वह अमूर्त रूप में ईश्वर को स्वीकार करता है, यानी ईश्वर दिखता नहीं है, यानी प्रकृति के रूप में वह ईश्वर को देखने का प्रयास करता है। जो प्राकृतिक घटनाएं संचालित हो रही हैं उनके माध्यम से वह ईश्वर की अनुभूति करता है। ह्यूमनाइड फॉर्म की ईश्वर की महत्वता को वह यहाँ पे वह तात्विक अवस्था में व्यक्ति अस्वीकार करता है। प्रत्यक्षवादी चिंतन की अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था या जिस युग में आज हम लोग रह रहे हैं, ऐसी अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति सत्यता को जानना चाहता है, सत्यता की खोज करना चाहता है और वह समझना चाहता है कोई भी घटना घटती है वह किन नियमों पर आधारित होकर घटती है, तथा इसकी जांच के लिए वह वैज्ञानिक आधार पर सत्यता की खोज करता है और उसके लिए वह वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है, जिसमें वह अवलोकन तथा वर्गीकरण प्रमुख रूप से अपनाता है। जैसे किसी घटना का अवलोकन करना या निरीक्षण करना तथा अवलोकन के पश्चात तथ्यों का एकत्रीकरण या संग्रहण करना और एक समान विशेषता वाले तथ्यों को एक स्थान पर रख करके वर्गीकृत करना और उसके आधार पर जो हम रिजल्ट देते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं वही सत्य होता है। यानी एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम आज के समय में सत्यता को जानना चाहते हैं। तथा प्रत्यक्षवाद में सिर्फ उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन घटनाओं को हम लोग देख सकते हैं, यानी इसमें वो बड़े बड़े प्रश्न ये ब्रह्मांड क्या है इत्यादि की खोज हम लोग नहीं करते, मात्र उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं।